गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय राजपूत एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज बायोलॉजी में, हम आज एक नया चैप्टर पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स के आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप के क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस। आशुद्ध जल में निमग्न पादप कोशिका हो जाती है। The plant cells submerged in a distilled water becomes। अब हम देख रहे हैं कि प्लांट सेल, पादप कोशिका, डिस्टिल्ड वाटर मतलब यहाँ पर आशुद्ध जल है। क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर? ये मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने भर दिया है डिस्टिल्ड वाटर। ये पानी है, जल है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है कि उसमें खनिज लवण कुछ भी नहीं होते, केवल पानी पानी होता है। डिस्टिल्ड वाटर जिसे कहा जाता है। जैसे पानी को हमने गर्म किया और जो भाप बनी वो भाप डिस्टिल्ड वाटर होता है। भाप को अगर ठंडा कर ले तो जो पानी बनेगा वो कैसा पानी बनेगा? डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल बनेगा। अब इस आशुद्ध जल में मैंने कोशिका को डुबोया है। अब एक पादप कोशिका को इसके अंदर डुबोया, क्या होगा इस परिस्थिति में, ये समझना है। हम जानते हैं कि जो कोशिका है उसके अंदर जो भी द्रव भरा हुआ है उस द्रव की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि इस द्रव के अंदर जो भी पदार्थ भरा है उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी। और यहाँ तो केवल पानी है, मतलब इधर की सांद्रता बहुत कम होगी। इधर सांद्रता, कोशिका के अंदर के पदार्थ की सांद्रता ज्यादा और बाहर पानी, उसकी सांद्रता कम। ऐसी परिस्थिति में हम जानते हैं जल हमेशा कहां से कहां गति करता है? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जल गति करता है। मतलब कोशिका में जल प्रवेश करेगा और कोशिका फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी या स्फीत हो जाती है। सही उत्तर क्या होगा इसका? कोशिका स्फीत हो जाएगी या टर्जिड हो जाएगी। बहुत आसान सा प्रश्न था यहाँ पर। अब इस कंसेप्ट पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप कर सकते हो। जैसा पदार्थ लिया है बाहर उसके अनुसार कोशिका की बात करेंगे। बाहर अगर पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है तो जल कहाँ जाएगा? कोशिका से बाहर। ऐसी परिस्थिति में कोशिका सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी। पर इस परिस्थिति में कोशिका क्या हो रही है? टर्जिड या स्फीत हो रही है। तो करेक्ट आंसर टर्जिड या क्या है? स्फीत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? The rate of transpiration is highly affected by factor। तो हम जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करती है लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, हवा, सभी पर निर्भर करती है। मतलब सभी उत्तर सही है। तो फिर सबसे सही उत्तर क्या है वो चुनना है इनमें से। ये प्रश्न गलत नहीं है, सबसे सही उत्तर चुनना है। और सबसे सही उत्तर है उस परिस्थिति में वो है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। याद रखना है कि सभी में सबसे ज्यादा सही उत्तर क्या है? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी पर वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करती है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक निर्भर किस पे करेगी? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता पर निर्भर करेगी। याद रखने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, वाष्पीकरण का कार्यवाही वर्णक है। What is the action spectrum of transpiration? What is the action spectrum of transpiration? वाष्पीकरण का कार्यवाही वर्णक है। मतलब सीधी सी बात है, ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन को करवाने वाला प्रकाश का वर्णक या किस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करती है रंध्र के खुलने पर। रंध्र खुला होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा होगा। और हम एक बात जानते हैं कि नीला और लाल
नीला और लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में रंध्र खुल जाता है और रंध्र खुलेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा होगा। मतलब इसका सही उत्तर क्या है? नीला और लाल प्रकाश वो स्पेक्ट्रम है जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश कौन सा है? नीला तथा लाल। नीला और लाल प्रकाश में रंध्र खुलेगा और रंध्र खुलेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है किसके कारण? लाल और नीले प्रकाश के कारण। सही उत्तर है लाल और नीला। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश फोटोसिंथेसिस भी सर्वाधिक इसी कलर में होती है, ब्लू और रेड में। अगला प्रश्न, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन क्या होता है ये समझना है यहाँ से। ये एक बहुत ही फेमस प्रश्न है और आने के चांस इसके पूरे पूरे हैं। क्या है ये फेमस प्रश्न, ये समझना है। ये कोशिका है, पूरे पदार्थ है। कोशिका के अंदर पदार्थ है और ये कोशिका के बाहर पदार्थ है। अब एक बात तो यहाँ से तय है, सक्रिय परिवहन समझा रहा हूँ आपको, सक्रिय परिवहन क्या होता है समझा रहा हूँ, तो आप इजीली इसके उत्तर दे सकते हो और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिका के अंदर पदार्थ की संख्या है 6, तो कोशिका के बाहर पदार्थ की संख्या है 3। अब बताओ पदार्थ की संख्या या पदार्थ की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। सबसे ज्यादा सांद्रता कोशिका के अंदर है कि कोशिका के बाहर है? तो ऑब्वियसली आसान सी बात है जो हमको समझ में आ रही है कि सांद्रता मतलब संख्या ज्यादा। तो कोशिका के अंदर पदार्थों की सांद्रता ज्यादा है किसकी तुलना में? कोशिका के बाहर पदार्थों की। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर इनसाइड द सेल इन कंपैरिजन टू आउटसाइड द सेल। तो अब हम एक बात तो जानते हैं कि हमेशा पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। मतलब साधारणतः पदार्थ आना चाहिए कोशिका से बाहर। कब तक? जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए तब तक आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभार कोशिका इस परिस्थिति में भी पदार्थ का अवशोषण कहाँ कर लेती है? अंदर। पर जब ये पदार्थों का अवशोषण अंदर करेगी तो ये काम जो है अपने आप नहीं होगा, इसके लिए लगेगी ऊर्जा। ऊर्जा के खर्च पर, एटीपी के खर्चे पर कोशिका इन पदार्थों को जबरदस्ती कहाँ बुला लेती है? अंदर। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अणुओं को सांद्रता प्रवहन के विरुद्ध पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, बात तो सही है। अणुओं को सांद्रता प्रवणता uses energy to pump molecules against the concentration gradient. Against the concentration gradient पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, एनर्जी का प्रयोग करता है, बात तो सही है। ये ऑप्शन भी सही है। It is an active process, एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, सक्रिय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा काम, सांद्रता के विरुद्ध काम चल रहा। Is carried out by membrane proteins, झिल्ली प्रोटीन द्वारा काम होता है। ये तो सही है, दूसरा सही है। यहाँ से पहला सही, दूसरा सही। तो ये जो सांद्रण हो रहा है यहाँ कोशिका झिल्ली है, वो झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वही प्रोटीन इनको जाने देते हैं, मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को बाहर से अंदर ले जाते हैं। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही है। इसका मतलब सीधा है कि करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन का सही उत्तर क्या है? यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। पंप करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें ऊर्जा भी खर्च होती है, प्रोटीन की सहायता से होती है प्रक्रिया, और एक ये सक्रिय प्रक्रिया है। तो उत्तर ऑल ऑफ दिस इसका। बस ध्यान रखना, अधिकतर ये जड़ों में चलता है। जड़ की कोशिकाएं जल का अवशोषण ऊर्जा के खर्च पर करती है, दिन रात करती है। तो ये सक्रिय परिवहन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक
आर्द्र नम दिन की सुबह यदि कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इसका कारण होता है। If a soft stemmed plant is cut horizontally near the base of its stem with a sharp blade on early morning of a humid day, drops of solution ooze through cut stem. This is due to तो सुबह सवेरे हमने पेड़ में तने को ब्लेड से तने के बिल्कुल आधार पर क्या कर दिया है, स्टेम के बेस पर हमने ब्लेड से काट दिया। सुबह सवेरे आर्द्र दिन है, ह्यूमिड डे है, तो उसमें से एक बूंद जो आती है, पदार्थ की बूंद बाहर की तरफ निकलने लगती है, वो किस कारण से होती है, इस बात को समझ लेते हैं। यहां पर से मैंने इस स्टेम का बेस पर ये वाटर प्लस मिनरल, जल प्लस खनिज लवण थे, यहां से अवशोषित किया जड़ों ने, और वो बूंद के रूप में यहां पर आ गया। ह्यूमिड डे में इस तरह से हुआ। इसका क्या कारण था? इसका मेन कारण है कि यहाँ जो हुई है ये रूट प्रेशर के कारण है। रूट लगातार, जड़ें लगातार दिनों रात क्या करती है, जल का अवशोषण करती है ऊर्जा के खर्च पर, और जब इसको काट देते हैं, इनका रूट क्या, जो प्रेशर है उस कारण जल और खनिज लवण कहाँ जाते हैं, रिस कर ऊपर चले जाते हैं, और ये एक प्रकार का रूट प्रेशर है, मूल दाब है। इसी कारण ये पदार्थ इस तने से ऊपर आग की तरफ गए। मूल दाब जल तथा खनिज लवण को ऊपर की तरफ धकेलता है, और इसी कारण ये पानी थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ता, ज्यादा रूट प्रेशर नहीं चढ़ा सकता, ज्यादा ऊंची हाइट तक नहीं चढ़ा सकता, पर नीचे बेस पर हमने काटा, इसलिए यहाँ पर जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, रूट प्रेशर। मूल दाब इसका क्या है, सही उत्तर। तो ध्यान रखना, यहाँ से लगाना है आपको मूल दाब। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रूट प्रेशर। मूल दाब ब्रीडिंग नहीं है, ट्रांसपिरेशन पूल नहीं है, गटेशन नहीं है, क्या है, मूल दाब। क्योंकि हमने ऊपर से तो तना काट दिया, तो उधर वाला मामला गटेशन और ट्रांसपिरेशन तो हट ही जाएगा। तो ये रूट प्रेशर है जो ऊपर की तरफ पदार्थ को धकेल रही, इसलिए वो पदार्थ तने से ऊपर आया है। ये मूल दाब इसका सही उत्तर है। रूट प्रेशर इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो इस सिचुएशन में जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, रूट प्रेशर। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतः शोषण का एक उदाहरण है? Which of the following is example of imbibition? अंतः शोषण, imbibition। मैंने बताया था चने का भीगना, चने को भिगो देते हैं पानी में, तो वो जल अवशोषित करके एक मुट्ठी चने दो मुट्ठी हो जाते हैं, वो क्या है, अंतः शोषण। मूल रोम द्वारा जल का विनिमय, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स, ये भी नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टोमेटा, ये भी रूट प्रेशर, ये भी अंतः शोषण, इम्बिबिशन नहीं है। स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, पानी में रखो या सॉइल में रखो, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, यही मृदा में बीजों का फूल जाना। करेक्ट आंसर तो यही है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, नहीं, ये भी गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है, मृदा में बीज का फूल जाना। स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं बता भी चुका हूँ, इम्बिबिशन अंतः शोषण की बात करें। अगला प्रश्न, निम्न में पत्ती की निचली सतह पर पर्णरंध्र की संख्या अधिक होगी। The lower surface of leaf will have more number of stomata। तो लोअर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है, तो रंध्र की संख्या ज्यादा है। इसी पत्ती को क्या कहा जाता है, डोर्सी वेंट्रल लीफ। These leaves are known as डोर्सी वेंट्रल लीफ, पृष्ठाधारी पत्ती। दोनों पृष्ठ पर अगर संख्या बराबर है तो आइसोबाइलेटरल लीफ। समद्विपार्श्व पत्ती, निचली सतह पर ज्यादा, ऊपरी सतह पर कम पत्ती को क्या कहा जाएगा, डोर्सी वेंट्रल लीफ, पृष्ठाधारी पत्ती। तो डोर्सी वेंट्रल लीफ या पृष्ठाधारी पत्ती मतलब रंध्र की संख्या निचली सतह पर ज्यादा और ऊपरी सतह पर कम। अब हम आगे चलते हैं यहां से। अगला प्रश्न, एक गर्डल्ड पादप कुछ समय तक जीवित रहता है, परंतु
वह अंततः मर जाएगा। क्यों? ग्रेडल्ड क्या है और क्या है पादप, क्यों मर जाता है ग्रेडल्ड करने पर, ही समझते हैं। ये पादप, ये इसकी जड़ें, ये पादप, ये इसमें बीच में पाइप है जिसको हम बोल रहे हैं जाइलम, ये जाइलम पाइप। जो जल तथा खनिज लवण का संवहन करती है और इस तने की सतह पर होती है एक छोटी छोटी पाइप जिन्हें कहा जाता है फ्लोएम। ये है फ्लोएम। जो संवहन करती है भोजन का। फ्लोएम परिधि पर होती है और जाइलम मध्य में होती है। अगर हम गिल्डल्ड प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हम इस तने के आसपास इसको काट रहे हैं, गिल्डल्ड कर रहे हैं, तो हम अगर तने के आसपास काट रहे हैं, मतलब देखो यहां से इधर से तने को काटा मैंने और इधर से तने में हमने आसपास एक रिंग बना दी, एक वलय के रूप में तने की छाल छाल काट दी। अब जब हमने इस तने की छाल छाल वाला ऊपर वाला पोर्शन पूरा निकाल दिया है, इसका मतलब मैंने क्या निकाल दी, इसकी फ्लोएम निकाल दी। क्या बच गई है? जाइलम। और हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो जल है, इधर से क्या लेता है? जल। जल जड़ों द्वारा लेता है और भोजन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण कौन करती है? पत्ती। वातावरण से CO2 लेगी, नीचे से जल और खनिज लवण लेगी और इससे क्या निर्माण कर देगी? ग्लूकोज, सूर्य के प्रकाश। और ये जो ग्लूकोज पत्ती में बनता है, जो भोजन पत्ती में बनता है, इस भोजन को ये फ्लोएम पौधे में नीचे, मतलब जड़ों में और पूरे पौधे में क्या करती है? पहुंचाती है। कौन? फ्लोएम। अब हमने गिल्डल्ड कर दिया, इसका मतलब इस फ्लोएम को तो हटा दिया, बचा क्या? जाइलम। तो इससे बताओ ये पौधा क्यों मर जाएगा? इसलिए मर जाएगा कि नीचे से इसमें जल, लगातार जल तो मिलता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण तो होगा, लेकिन भोजन जो है वो जड़ों में नहीं जाएगा। पहले क्या मर जाएगी? जड़। बाद में पूरा का पूरा पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसका मुख्य कारण है फ्लोएम का निकल जाना। तो यहाँ से ये फ्लोएम ही है इस ग्रेडल प्रयोग में, जो फ्लोएम नीचे की तरफ भोजन को नहीं पहुंचा पा रही, इसी कारण पहले जड़ मरेगी, बाद में पूरा तना और पूरा पौधा सूख जाएगा। तो फिर से समझते हैं, एक गडल्ड पादप कुछ समय तक जीवित रहता परंतु अंततः मर जाएगा। क्योंकि a guttered plant may survive for some times but it will eventually die because water will not move downwards, water will not move upwards। जल नीचे की ओर, जल ऊपर की ओर, जल से तो कोई लेना देना है ही नहीं। शर्करा व दूसरे कार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर नहीं जाएंगे, शर्करा और दूसरे कार्बनिक पदार्थ ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C। सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट मूव डाउनवर्ड्स। नीचे नहीं जा पाएंगे, अभी जो मैंने बताया, नीचे नहीं जा पाएंगे, इसके कारण वो मर जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? सी। शर्करा, सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विल नॉट मूव डाउनवर्ड्स। शर्करा व दूसरे कार्बनिक पदार्थ नीचे की ओर नहीं जा पाएंगे, इसलिए पादप क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, प्लांट विल डाई। तो ये जो है करेक्ट आंसर है इसका गडल एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप है। पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ध्यान रखना, पोटैटो ऑस्मोस्कोप मतलब ऑस्मोसिस, परासरण की जो प्रक्रिया है, उस परासरण की प्रक्रिया में आलू को यहां से काट दिया। देखो ये आलू है, यहां से ये आलू है, इस तरह से रखा हुआ है जल के अंदर। जल के अंदर ये आलू रखा हुआ, छिला हुआ आलू है। छिले हुए आलू में अंदर क्या कर दिया है? काट दिया है, गैप बना दिया और एक पदार्थ इसके अंदर भर दिया है।
कि बी में एक पदार्थ भरा हुआ है, ए में ये आलू है और सी में ये यहाँ जल है। तो बताओ इसमें चित्र दिया गया, चित्र आलू परा सरणी मापी प्रयोग की व्यवस्था दर्शाता है। इसमें एबीसी बताना आपको। ए क्या है? छिला हुआ आलू, बिना छिला आलू है कि छिला हुआ आलू? छिला हुआ आलू, दोनों में छिला हुआ आलू। बी में क्या है? भरा हुआ शर्करा है, बी में क्या भरी है? शर्करा विलियन। और सी में क्या है? जल, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? बकरी इसका करेक्ट आंसर। पील्ड पोटैटो सुगर सॉल्यूशन इन वाटर। कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर जल है और यहाँ शुगर सॉल्यूशन है? मालूम ऐसे पड़ा कि ये वाला देखो, यहाँ जल का लेवल ये है और इस शुगर का लेवल यहाँ था और अब शुगर का लेवल यहाँ पहुंच गया है, इतना बढ़ गया है शुगर का लेवल। कारण क्या है? कि यहाँ के विलयन की सांद्रता ज्यादा, इधर के विलयन की सांद्रता कम। जल कहाँ जाएगा? इसके अंदर। जल अंदर जाएगा तो ये लेवल बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंच गया। मतलब लेवल जो पिन थी, इस पिन से कहाँ निकल गया है? ऊपर। ऊपर लेवल निकला। इसका सीधा मतलब है कि अंदर भरा हुआ द्रव क्या है? शर्करा, और बाहर भरा हुआ द्रव क्या है? पानी। तो पानी, वाटर अंदर इंटर होगा ऑस्मोसिस प्रक्रिया से और ये सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा होने से ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ बताता है कि छिला हुआ आलू है, शर्करा विलियन है, बी वाला अंदर भरा हुआ और जल बाहर है, सी इधर जल है। ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप या आलू परासरण मापी। ये प्रयोग है जो आपको याद रखना है। सीधा सीधा ये जो बातें थी मैंने यहाँ बता दी, कैसे जल ऊपर चढ़ा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता जैसा काम चलता है। आलू यहाँ बिहेव कर रहा है कोशिका झिल्ली के समान। अगला प्रश्न, जल निम्न के कारण कोशिका में प्रवेश करता है। वाटर पासेस इनटू अ सेल ड्यू टू। जल कोशिका में प्रवेश करता है। जल की गति हमेशा हम किसके संदर्भ में बात करते हैं? विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के संदर्भ में ही हम बात करते हैं जल की गति। जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ गति करता है, ये हम बता ही चुके हैं। तो जल की गति किस पर निर्भर करती है? डीपीडी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब पादपों में जल को कैसे चढ़ाते हैं? ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉजेस वाटर टू राइज इन अ प्लांट्स बाय। तो हम जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं ट्रांसपिरेशन पूल्स थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन संजन तनाव सिद्धांत, कि वाष्पोत्सर्जन रस्सी की तरफ कुएं से बाल्टी को खींचता है, पुल करता है, ऊपर की ओर खींचता है। लेकिन मूल दाब हमको मालूम है, रूट प्रेशर धक्का देती है नीचे से ऊपर जल को चढ़ाने के लिए, मोटर की तरह काम करती है पर ज्यादा धक्का नहीं दे पाती। तो ये खींच रहा है और मूल दाब उसको नीचे से धक्का दे रही है। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी, प्रक्रियाएं जो होंगी, खींचकर और धक्का देकर। खींच कौन रहा है? वाष्पोत्सर्जन। पुल कौन कर रहा है? ट्रांसपिरेशन। और पुश कौन कर रहा है? रूट प्रेशर। मूल दाब धक्का दे रहा है। तो ध्यान रखना, दोनों काम कर रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन खींच रहा है और रूट प्रेशर उसको क्या दे रही है? धक्का दे रही है। ये दोनों पुश, पुल एंड पुश, ये दोनों ही जल को ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं पौधों में। तो इसका करेक्ट आंसर है पुलिंग एंड पुशिंग। अब हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। रंध्र चलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे वेद और अभिनय व्यक्तता करता है? Which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movements? रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए सबसे ज्यादा हम देखते हैं लेविट का सिद्धांत, पोटेशियम आयन, सक्रिय K+ आयन और पीएच दोनों रंध्र को खोलते और बंद करते हैं। यहाँ देखो, वाष्पोत्सर्जन, पोटेशियम स्टार्च हाइड्रोलिसिस, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। वाष्पोत्सर्जन, पोटेशियम अंतःस्राव व बाह्य स्राव, मंडजल अपघटन और द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है, जहां भी पोटेशियम आए हमारा आंख बंद करके उत्तर लगा देना है। पर पोटेशियम अंतःस्राव और बहिस्राव है। पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब पोटेशियम का गार्ड कोशिका, रक्षक कोशिका के अंदर जाना, और इफ्लक्स मतलब बहिस्राव मतलब पोटेशियम का वापस रक्षक कोशिका से बाहर आना। तो ये इसी कारण रंध्र खुलते और बंद होते जाते।
पूरा खेल K प्लस आयन है पोटेशियम पर ही टिका हुआ है यहाँ पर। ये कुछ प्रश्न थे इस चैप्टर से, प्लांट वाटर रिलेशनशिप से IMP क्वेश्चन जिनको आपको अध्ययन करना है। इन कंसेप्ट से संबंधित ही प्रश्न PAT में आएंगे। वैसे तो यही के यही आएंगे, पर या हो सकता है इनसे कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न आए। तो ये हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है प्लांट वाटर रिलेशंस चैप्टर। तो बाकी देखेंगे हम अगले लेक्चर में, अगला चैप्टर। थैंक यू।